टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका एवं कोशिका की संरचना के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। इसके पहले मैं बायोलॉजी का पार्ट 1 भी लाया था, ठीक है। तो उसमें टोटल का इंट्रोडक्शन पार्ट था, टोटल एक परिचय था बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि बायोलॉजी क्या है, उसके कितने ब्रांच होते हैं, ठीक है। बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, ठीक है। और उसमें कैरोलस लीनियस का भी चर्चा आया था। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कोशिका एवं कोशिका की संरचना के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक क्या है, कोशिका एवं कोशिका की संरचना। पहले देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि ये कोशिका होता क्या है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कोशिका है क्या। जैसे आप इस तरीके से समझो दोस्तों, मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है। ये मान लेते हैं बिल्डिंग्स है। अब इस बिल्डिंग्स में आपका ईंट भी लगा हुआ है, ठीक है, सीमेंट लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, ठीक है। तो ईंट लगा हुआ, तो ढेर सारा ईंट लगा हुआ है, एक ईंट तो लगा हुआ है नहीं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग्स को बनने में बहुत सारे संगठन का योगदान होता है, बहुत सारे ईंट होता है, ठीक है। तो अगर उस बिल्डिंग्स का अगर हम एक ईंट को निकाल लें, ठीक है, एक ईंट को निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि वह बिल्डिंग्स का जो एक ईंट है ये उसका यूनिट है, ये इसका इकाई है। क्या है? इकाई है, यानी यूनिट है। ठीक उसी तरीक़ा से हमारे शरीर, जो हमारा शरीर जो होता है दोस्तों, वो बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है या किसी का भी बॉडी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं जो होती है, ढेर सारे कोशिकाएं होती है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ढेर सारा कोशिका है दोस्तों, ठीक है। तो उसी कोशिका में अगर हम एक एक को उठाते हैं, ठीक है, कोई एक यूनिट को उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने एक यूनिट को उठा लिया, तो इस यूनिट का ही नाम दिया गया है कोशिका, ठीक है। एक यूनिट का नाम क्या बोलेंगे? कोशिका, यानी सेल नाम दिया गया है। अब देखिए, अब इसे अगर आप परिभाषा में इसे आप परिभाषित करना चाहते हो कि डिफिनीसन इसका कैसे होगा, कि सेल का डिफिनीसन होता कैसे है, ठीक है। तो उसे करने के लिए आप इस तरीक़े से ध्यान दीजिए। देखिए एक सेकेंड। जैसे देखिए, इसमें इसका डिफिनीसन के बारे में कहा था दोस्तों कि जीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कार्यात्मक, जैसे कि हर कोशिका का अपना अलग अलग फंक्शन होता है दोस्तों। एक कोशिका है तो उसका अलग फंक्शन है, दूसरा कोशिका है तो उसका अलग फंक्शन है, तो वही होता है क्रियात्मक इकाई, ठीक है। और संरचनात्मक कहने का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक कहने का मतलब बनावट होता है, क्योंकि आपका जब बॉडी बनेगा तो ढेर सारे कोशिका से बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीक़े से ढेर सारे कोशिकाओं से निर्माण होकर एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका कोशिका का परिभाषा है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये कोशिका के बारे में बताया दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। कह रहा कोशिका के बारे में, जीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। बिल्डिंग्स वाला आप समझिएगा। आगे क्या बोल रहा है? यह मतलब कोशिका, यह एक विशिष्ट पारगम कला से घिरी रहती है। यहाँ पर एक घिरी लिखा गया है दोस्तों, वहाँ पर आप घिरी कर लीजिएगा। यहाँ पर ये घिरी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर घिरी लिखा हुआ है, घिरी, सराउंडेड आप जिसे बोलते हो, ठीक है, घिरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? यह एक विशिष्ट पारगम कला से घिरी हुई होती है। अब पारगम कहने का मतलब होता है आर पार होना, ठीक है। मतलब जो आपका ये कोशिका जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पारगम कला से घिरा होता है, तो इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, पारगम झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पारगम में, ठीक है। कोशिका के चारों ओर जो होता है एक स्पेशल टाइप्स का पारगम झिल्ली होता है, कला होता है, ठीक है। वही यहाँ पर ये कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तथा इसमें प्रायः स्वाजनन क्षमता पाया जाता है,
ठीक है। स्वा मतलब क्या होता है, स्वाजनन मतलब अपने आप में जनन करने की क्षमता पाया जाता है, किसके पास, कोशिका के पास ऐसा क्षमता पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, देखिए आगे क्या कह रहा है कह रहा है कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर के वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। पहले आप ध्यान से ये सुनिए कि कोशिका का अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा में करेंगे उस विज्ञान के उस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में अगर कहेंगे तो कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, तो विज्ञान के उस शाखा को हम क्या नाम देंगे, विज्ञान के उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए आगे देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, कोशिका का आपने परिभाषा समझ लिया। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। इतना दूर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे है डिस्कवर ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका की खोज, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कोशिका की खोज कह रहा, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुतों बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि कोशिका का खोज कब हुआ, तो आपको जवाब देना है 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे नाम पूछेगा कि किसने किया, तो आपको क्या देना है जवाब, रॉबर्ट हुक जवाब देना है। क्या जवाब देना है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो कोशिका की खोज का अगर डेट पूछे तो 1665, और अगर वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। पूछेगा ये कहाँ के थे, तो ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनी के ये जानकार थे दोस्तों, बॉटनी के ये जानकार थे, कौन, रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की एक पत्नी ने, दोस्तों ये पतली लिखा हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, लिखने में मिसप्रिंट करने में थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, इसे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर ये पतली लिखा हुआ है। ठीक है, इसे पतली कर लीजिएगा, ये पतली काट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक मोटी, ठीक है, ये सच्ची भी काट लीजिएगा, ऐसा सच, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी के छत्ते के जैसी कोठरियाँ देखी, इन कोठरियों को उन्होंने कोसा नाम दिया। अब समझिए ये क्या कह रहा है, पहले मैं ये बता चुका हूँ कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। अब कोशिका का खोज हुआ कैसे, वो समझना है, कैसे खोज हुआ। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो कॉर्क की कोशिका है, कॉर्क कहने का मतलब, कॉर्क किसे कहते हैं, तो आपने शराब का जो बॉटल देखा दोस्तों, तो उसके ऊपर का जो कवर जो होता है वही कॉर्क कहलाता है। ठीक है, और जो कॉर्क जो होता है वो निर्जीव वस्तु होता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क पर ही अपना जांच पड़ताल शुरू किया अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। तो जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्क है, ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने इसे अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो जब वो सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उनको क्या दिखाई दिया, उनको इसके भीतर, ठीक है, इस कॉर्क के भीतर मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोठरियाँ दिखी। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से कोठरियाँ दिखाई दी, और इन कोठरियों को उन्होंने क्या नाम दिया, कोसा। और यही कोसा आगे चलकर कोशिका कहलाया। ठीक है, सेल कहलाया। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन कोशिका का अध्ययन किए थे, निर्जीव कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कह रहा कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है। सूक्ष्म कक्ष रॉबर्ट हुक का अध्ययन उसकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक का एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया, उसी में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के जो राइटर जो हैं, लेखक है, वो कौन है, आपका रॉबर्ट हुक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ दोस्तों, मैं पूरा नाम बोल देता हूँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। ठीक है, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई
काल कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल कहलाता है। आप समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया, लेकिन आगे कहा जाता है कि सन 1674 ईस्वी में, ठीक है, 1674 में क्या हुआ दोस्तों, एक आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया, तो आपको जवाब देना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने अपने हुए बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से, वो भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाए थे दोस्तों, उसी से वो अध्ययन किए थे। लेकिन अगर निर्जीव कोशिका के बारे में पूछेगा तो आपको रॉबर्ट हुक बोलना है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल। ये हाल लिखा हो दोस्तों, यहाँ पर काल होगा, यहाँ पर आप काल कर लीजिएगा, ये हाल नहीं है, काल है, ठीक है, ठीक है, ये काल है। तो 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई काल है, ठीक है, 19वीं सदी का जो लास्ट है और उसका एक चौथाई जो काल है, वो कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल कहलाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे उसमें उस काल में बहुत सारे कोशिका से संबंधित बहुत सारे खोज हुए थे दोस्तों, इसी कारण से उसे क्लासिकल काल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे बोल रहा है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें हुई, ठीक है, बहुत सारा खोज हुआ था, इसी कारण से क्लासिकल पीरियड कहलाता है 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल, ठीक है। अब क्या क्या खोज हुआ था, उसी खोज के बारे में आगे जानना है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे खोज हुआ, किस किस वैज्ञानिक का योगदान था, कब खोज हुआ, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आगे हमें पढ़ना है, क्या क्या है ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की, ठीक है। अब आप ये समझिए ये केंद्रक क्या होता है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैं बाद में बता दूंगा दोस्तों कि केंद्रक क्या होता है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जितने भी जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो जीवित कोशिकाओं के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक जब तक नहीं पाया जाएगा तो वो जीव जीवित नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो लिविंग बींग्स में नहीं आ पाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस केंद्रक का खोज करने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन को नाम देना है आपको दोस्तों। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो उस वैज्ञानिक का, उस सज्जन का क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अगर डेट पूछेगा तो 1831 यानी 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज हो गया था। इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जीव द्रव्य, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। कह रहा है जीव द्रव्य, इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की, ठीक है, जबकि नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में की, ठीक है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो ये सारा कुछ मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा दोस्तों कि ये जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये जितने भी आपके वर्ड हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, अगला टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल तो आप ये याद रखिए कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का अगर खोज कहेगा तो खोज में आपको नाम देना है डुजार्डिन का। और जबकि अगर नामकरण पूछेगा, ठीक है, नोमेनक्लेचर किसने किया था, तो वो है पुरकिंजे, ठीक है, सन 1839 में। कब? 1839 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या है, 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अब आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। जो पादप कोशिका होता है, मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों ये पादप कोशिका क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये समझिए, जो पादपों का शरीर होता है मतलब पेड़ पौधा, क्या चीज़? पेड़ पौधा। तो इनका कहना था, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, स्लाइडेन, उनका कहना था कि पेड़ पौधों का जो शरीर जो होता है, जो पादपों का जो शरीर जो होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। पेड़ यानी पादपों का जो शरीर जो होता है वो किससे बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है।
ये किनका कहना था? तो वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, ये स्लाइडेन का कहना था। कब कहे थे? तो 1838। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है, इससे एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा दोस्तों। आगे एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष इससे निकलेगा। देखिए क्या निष्कर्ष निकलता, आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए क्या है। आगे क्या है? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री, मतलब जो जूलॉजी के जानकार हैं, ने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अब इनका कहना क्या था? अब ध्यान दीजिए। अब जंतु का चर्चा कर रहा है दोस्तों, एनिमल का, ठीक है। किसका चर्चा कर रहा है? एनिमल का। तो इनका कहना था कि जो एनिमल का जो शरीर जो है, एनिमल्स जो जानवर का जो शरीर जो है, जंतु का जो शरीर है, वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। किनका कहना था? तो ये कहना था स्वान का, ठीक है। ये स्वान का कहना था, जो ये वनस्पति सॉरी जंतु विज्ञान शास्त्री थे, ठीक है। 1839 में इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कहना है आपका स्वान का, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे है 1774 ईस्वी में केंद्रिका का खोज फेलिक फोंटाना ने की थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मैं जितना भी बता रहा हूँ ये टोटल का टोटल डिस्कवरी है, ठीक है। कैसे कैसे खोज किया, किस वैज्ञानिक ने खोज किया, ठीक है, कब खोज किया, उसी के बारे में। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्रिका के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? केंद्रिका, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि केंद्रिका का खोज किसने किया, तो आपको बोलना है फेलिक फोंटाना, ठीक है, सन 1774 ईस्वी में। अब ये केंद्रिका क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, आगे के टॉपिक में पढ़ना, अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फेलिक फोंटाना, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए। अब आ जाइए किसमें? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, ठीक है। अब इसे समझना है, ये बात कर रहा है दोस्तों 1855 की, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम है बिरचो। उन्होंने क्या बताया कि देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे शरीर में हर एक दिन या कह लीजिए हर एक सेकेंड, हर एक मिनट नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब कोशिकाएं मरती भी है और कोशिकाएं जन्म भी लेती है। इनका कहना था बिरचो का कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, जो नया कोशिका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो नया सेल है, ठीक है। तो नया सेल को बनना है तो होना क्या पड़ेगा? नया सेल का निर्माण होना है, तो कैसे निर्माण होगा? तो पहले से मौजूद कोशिका, ठीक है। मतलब पहले से जो मौजूद कोशिका जो होता है, उसी से किसका निर्माण हो जाता है? नया सेल का, ठीक है। तो ये कहना था बिरचो का, कहना था, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? चलिए दोस्तों आगे क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, आगे क्या है? आगे है 1861, 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज, सुल्ज में आधा ला होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, सुल्ज, मैक्स सुल्ज। 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज ने बताया कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, ठीक है। कोशिका क्या है? प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहा जाता है या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा जाता है। अब इसे समझना है ये कह क्या रहा है। ये मैक्स सुल्ज का कहना था। किनका कहना था? मैक्स सुल्ज का। क्या कहना था? इनका कहना था, अभी अभी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? कोशिका के बारे में। तो इनका कहना था कि जो कोशिका जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है। मतलब प्रोटोप्लाज्म के भीतर ही, उसी के भीतर क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है, ठीक है, जिसमें एक केंद्रक होता है। मतलब आपके कोशिका के भीतर क्या पाया जाता है? तो कोशिका के भीतर पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। तो ये जो कथन जो है, इतना स्टेटमेंट जो अभी मैक्स सुल्ज ने बताया दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है क्या, तो आपको बोलना है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के अंतर्गत बताया गया कि जो कोशिका जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है, उसी का एक हिस्सा है, और उसी कोशिका के भीतर पाया जाता है केंद्रक। यही प्रोटोप्लाज्म थ्योरी था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे समझना है क्या है। कह रहा है 1884, 1884 ईस्वी, 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। ठीक है, केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेता है। अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब देखिए दोस्तों क्या है। मेरा कहना यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है और कोशिका के भीतर केंद्रक है। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये पिता का कोशिका है। ठीक है, ये पिता का कोशिका है। ठीक है, अब और ये यहाँ पर पिता पेरेंट्स हो गया। ठीक है, आप पेरेंट्स ही समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, पिता लिखकर मैं पेरेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये पेरेंट्स का कोशिका है। ठीक है, किसका है, पेरेंट्स, पेरेंट्स में आपके माता पिता दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स का है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो पेरेंट जो है वो संतान की उत्पत्ति किए। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्रिया के द्वारा, ठीक है, जनन के द्वारा किसका, संतान की उत्पत्ति किए। अब हमें ये बताइए कि जब संतान की उत्पत्ति होगा तो उसमें भी तो केंद्रक कोशिका सब तो होगा ही, क्योंकि वो एक जीवित कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो संतान जो होता है उस संतान का जो गुण जो होता है माता पिता के गुणों की तरह बिल्कुल दिखता भी है। आपने देखा होगा कि चेहरा जो होता है पिता के जैसा दिखता होगा या माता के जैसा दिखता होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पैतृक लक्षण। ठीक है, पैतृक लक्षण यानी पैटर्नल सिम्टम। ठीक है, तो माता पिता के गुण जो दिखता है वो संतानों में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करने का काम केंद्रक का भी काम होता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग यानी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यानी केंद्रक के द्वारा, यानी केंद्रक के द्वारा क्या हो गया, माता पिता का गुण भी बच्चों में दिखने लगा। ठीक है, तो वही इसका कहने का यहाँ पर मतलब है, यानी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पर योगदान होता है, डीएनए का भी योगदान होता है। आगे पढ़ेंगे उस सब के बारे में, अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है, देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी उपकरण की खोज की। अभी तो आप फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की, तो कैमिलो गॉल्जी 1898। अब ये क्या है, ये गॉल्जी उपकरण क्या है, ये आगे के टॉपिक में पढ़ना है। फिलहाल गॉल्जी उपकरण जो होता है दोस्तों वो कोशिका का ही पार्ट से, उसी का ही एक अंग है। ठीक है, तो उस अंग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि गॉल्जी उपकरण क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप ये डिस्कवरी हुआ तो आप फिलहाल वही याद रखिए अभी फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया। ठीक है, क्रोमैटिन जाल का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, क्रोमैटिन जाल, कौन जाल, क्रोमैटिन जाल। ठीक है, क्रोमैटिन जाल बहुत ही बेहतरीन योगदान होता है दोस्तों इसका। ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्रोमैटिन के बारे में, डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा। तो याद रखिएगा क्रोमैटिन का पता किसने लगाया था, तो फ्लेमिंग ने लगाया। किसने लगाया, फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन का पता किसने लगाया था, फ्लेमिंग ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है 1888 ईस्वी में वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये गुणसूत्र क्या होता है तो सब आगे के टॉपिक में पढ़ना है दोस्तों। मैं फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होता है ये भी पैतृक लक्षणों में भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, संतान, माता पिता के गुण को संतान में ट्रांसफ़र करने में ये भी हेल्प करने का काम करता है। वहाँ पर इसको बहुत बड़ा योगदान होता है गुणसूत्र का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र का नामकरण या क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने किया। ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए एक सेकेंड, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइप करने में अगर दिक्कत हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा दोस्तों, थोड़ा टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसे आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। क्या कह रहा है, 1883 ईस्वी में सिम्बिचर लिखा हुआ है दोस्तों, सिम्बिचर। वहाँ पर वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है, सिम्बिचर। ठीक है, 1883 ईस्वी में सिम्बिचर ने पर्णहरित का नामकरण किया। ठीक है, पर्णहरित। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, पर्णहरित। ठीक है, किसका नामकरण किया, पर्ण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपसे पूछेगा कि पर्णहरित का नामकरण किसने किया, तो सिमचर को देना है नाम आपको। ठीक है, किसका नाम बताना है, सिमचर। अब पर्णहरित को बोला जाता है दोस्तों, आपको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं कहा जाता दोस्तों, क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्णहरित का क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे बोला जाता है क्लोरोफिल। एक सेकेंड, यही है। ठीक है, क्लोरोफिल, इसे आप काट लीजिएगा, ये क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्लोरोफिल याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, आगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों इसमें, 1892 ईस्वी में बीजवैन ने सोमैटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, अब समझिए ये क्या कह रहा है, सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, अभी क्या है सोमैटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म क्या है, ये आगे के क्लास में पढ़ना है दोस्तों, आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म क्या होता है, फिलहाल आप बस ये याद रखिए कि सोमैटोप्लाज्म, ठीक है, और जर्म प्लाज्म। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर को किसने बताया, तो बीजमैन। ठीक है, और 1892 में। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर को किसने बताया था, तो उन्होंने बताया था किसने, तो बीजमैन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ कि अगला क्लास में बताऊँगा, अगला क्लास में पढ़ना है दोस्तों। अभी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है हम बस उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जिस टॉपिक का जिस टॉपिक का अपना नंबर आएगा दोस्तों, तो वहाँ पर मैं उस चीज़ को बारे में बताऊँगा। फिलहाल तो ये है, तो इसी के बारे में जानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे वो बोल रहा है दोस्तों, जी ई पैलेड ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है राइबोसोम के बारे में। अभी फिलहाल ये मत पूछेगा कि राइबोसोम क्या है, सब आगे के क्लास में पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद के क्लास में ही आपको सब मिलेगा। अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी काय क्या है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें दोस्तों, सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, कंसेप्ट के जरिए मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए कि राइबोसोम जो है दोस्तों, राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो 1955 में जी.ई. पैलेट ने किया था। किसने किया था, जी.ई. पैलेट ने राइबोसोम का खोज किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप करके मत देखिए दोस्तों वीडियो, क्योंकि आप जब स्किप करके देखेगा तो बहुत सारा चीज़ आपको छूट सकता है। ठीक है, तो आप स्किप करके मत देखिए। ठीक है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है, डेली डेली आपको बायोलॉजी से संबंधित आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो मिलेगी। ठीक है, और हर एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। और जब मैं बार बार बोलता हूं कि अगला क्लास में बताऊंगा, या अभी बताने वाली चीज़ नहीं है, तो मैं अगला क्लास में ही बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसी टॉपिक के बारे में मैं अभी फ़िलहाल बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया।
ठीक है। ये भी कोशिका का ही एक अंग है दोस्तों, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे, C.D. डुबे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुतों बार पूछा हुआ दोस्तों। इसे तो आप ख्याल रखिएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है लाइसोसोम के बारे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या बोल रहा है? टी बोवेरी ने 1888 ईस्वी में तारक काय का नामकरण किया। तारक काय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब क्या है ये तारक काय, मैं बाद में बता दूंगा दोस्तों, अगले क्लास में पढ़ना। फिलहाल ये अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिलहाल अभी ये नहीं पढ़ना। ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आगे करा नहीं पाऊँगा। ठीक है। आगे क्लासेस इसका नहीं हो पाएगा। आगे मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्तों तारक क्या है। फिलहाल जो जानने वाली चीज़ है फिलहाल वही जानिए कि सेंट्रोसोम यानी तारक काय का नामकरण किसने किया? तो बी बोरी ने किया। बस ये आप समझ लीजिए कि ये सारा स्कूल टोटल कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब कोशिका का ही भाग है। ठीक है। तो ये बस अभी फ़िलहाल इतना ही ध्यान में रखिए। ठीक है। चलिए इसमें मिटा देता हूँ। आगे नेक्स्ट बढ़िए। देखिए क्या है, कह रहा है रिचर्ड अल्टमैन सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में, इसे काट दीजिएगा, यहाँ पर से कुछ नहीं है। ठीक है। रिचर्ड अल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है। याद रखिएगा। और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है। तो रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। इसे आपको ख्याल रखना है। ठीक है। लेकिन आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? सी बेंडा ने 1897-98 माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नामकरण पूछेगा तो सी बेंडा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर खोज पूछे तो रिचर्ड अल्टमैन हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये भी कोशिका का ही एक अंग है। ठीक है। तो याद रखना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर कुछ इस तरीक़े से हो दोस्तों। ठीक है। कुछ इस तरीक़े से माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर होता है। मैं बाद में बता दूंगा दोस्तों। आगे डिस्क्रिप्टिव बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बता दूंगा। ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया दोस्तों। है तो इसी में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। कोशिका की आकृति एवं आमाप। ठीक है। कोशिका की आकृति एवं आमाप। ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है। आकृति के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कोशिकाएं छोटी होती है, बहुत सारे कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है दोस्तों। तो उसी के बारे में जानना है। कुछ कोशिकाएं तो इतनी छोटी होती है कि जो हमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है। और कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती है, कुछ कोशिकाएं लंबी भी होती है, कुछ कोशिका स्टार के जैसा होता है। मैंने हर एक कोशिका का अपना आकार अलग अलग। कुछ कोशिकाएं बेलनाकार होता है, दंडानुमाकार होता है, छड़ के आकार के जैसा होता है। ठीक है। तो कोशिकाओं का अपना आकार अलग अलग तरीका का होता है दोस्तों। तो उसी के बारे में आज हम लोग कंसेप्ट हासिल करेंगे। तो क्या है ध्यान दीजिए। देखिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। कह रहा है सजीवों में पाई जाने वाले कोशिकाओं की संख्या। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो बहुकोशिकीय जो होता है उसमें एक कोशिका नहीं होता, बहुत सारे कोशिकाएं होती है। ठीक है। तो सजीवों में पाई जाने वाले कोशिकाओं की संख्या, संख्या तो हो गई। आकृति एवं अमाप लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अमाप लिखा हुआ है। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, आपा ने लिखा हुआ अमाप है। ठीक है। विविधता पाई जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। आकृति सबका अलग होता है। ठीक है। आमाप सबका माप भी अलग होता है। कोशिकाओं की संख्या सब में अलग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका का बना होता है। कुछ कोशिकाएं बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा, अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीव का शरीर केवल एक कोशिकाओं का ही बना होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, ये कैसी कितने कोशिकाओं का होता है? तो ये एक कोशिकीय जीव है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है।
कैसी है, तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछ सकता है अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर का हिंदी वही होता है जो दोस्तों एक कोशिकीय ही होता है। ठीक है, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आ रहा है, आज का सेशन आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में काम देगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल आप मेहनत करके पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, मेहनत करके पढ़िए तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होती है, कोशिकाएं गोलाकार होती है, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। कुछ जंतु की कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यहाँ पर बोल रहा अधिकतर कोशिकाएं जो होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, गोलाकार होती है। ठीक है, कुछ जंतु की कोशिकाएं लंबी भी हो सकती है। ठीक है, शाखान्वित हो सकती है, मतलब ब्रांच के जैसा हो सकता है कुछ इस तरीक़ा से। ये देखिए, ब्रांच के जैसा भी हो सकता है। तो कोशिकाओं का आकार अपना अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा, अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, जिसे सामान्यतः नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ कोशिकाएं घनाकार स्तंभ आकार की होती है। ठीक है, तो ये कोशिका के बारे में जानकारी दिया है दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ कोशिकाओं को हम नंगी आँख से यानी नेगलेक्ट आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं घनाकार होती है, घन के आकार का होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और, बोर होकर कभी मत पढ़िएगा। ठीक है, हमेशा स्ट्रिक्ट होकर पढ़िए। ठीक है, आप स्ट्रिक्ट होकर पढ़िए, अब मन में अपना जुनून लाइए कि हमें कुछ करना है। ठीक है, कुछ करके दिखाना है, जॉब लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को स्किप करने का तो स्किप वीडियो स्किप करके देखते हैं। ऐसा मैं बीच में ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा हूँ कि जैसे कि आपको बोरिंग वाला चीज़ तो बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखा करिए दोस्तों, बीच में बहुत सारी चीज़ छूट भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है सबसे सूक्ष्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, सबसे सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्म जीवाणु में पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। ठीक है, तो आपको नाम बोलना है माइकोप्लाज्म। आपको क्या नाम देना है भाई साहब, माइकोप्लाज्म नाम देना है। ठीक है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। ठीक है, ये इसका आकार का चर्चा किया है, तो आकार भी आप याद रखिएगा। जंतुओं की पेशी, इसे मैं मिटा देता हूँ, जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट एवं सन जैसे पौधों की रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, वो बता रहा है दोस्तों कि जंतु की जो पेशी कोशिका जो होता है, जो मस्कुलर जो होता है, ठीक है, वो जूट एवं सन पौधे की कोशिकाओं की रेशा की कोशिकाएं कैसी होती है, तो सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ पितक कहलाता है। ठीक है, यह भी एक कोशिका ही है। ठीक है, याद रखिएगा कि अंडे का जो पीला जो भाग जो होता है उसको हम पितक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पितक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों योल्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योल्क बोलेंगे, YOLK, योल्क। ठीक है, पितक कहा जाता है। ये भी एक सेल ही है, ये भी एक कोशिका ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कह रहा शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप कितना होता है, 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, जो कितना होता है, 170 mm का होता है दोस्तों। कितना होता है, 170 mm का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 170 mm का होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कोशिका सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अब वीडियो समाप्त हो चुका है। कोशिका सिद्धांत हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है, किसने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी में क्या क्या है, कितने पॉइंट्स है, तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम अध्ययन आपको आगे करवाएंगे, आपको क्लियर करवाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल तो वीडियो
आज तक यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग पसंद आया होगा दोस्तों, आपको सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाने में मदद करिए। क्योंकि मैं ये एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि मेरा काम है मेहनत से बस पढ़ाना, ठीक है। अब आपका काम होता है मेहनत से पढ़ना और चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को आगे बढ़ाना। आगे आप ही आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बीच में अगर कोई मिस प्रिंट हो जाता है, लिखने में बहुत सारा मिस प्रिंट होता है दोस्तों, तो वो टाइप करने में मिस प्रिंट होता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं, अगर टाइप करने में मिस प्रिंट हो जाएगा तो मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं लिख दूंगा या बोल भी दूंगा, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको आज बताया है कि जैसे लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, ये आपको अगला क्लास में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब कोशिका का अंग है, ठीक है। तो आपको ये आगे ही देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो जितना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।